Welcome to CR International School online study classes बेटे. I hope all of you will be fine at home. ठीक है, we are doing business study. ठीक है, लेसन नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज एंड द टॉपिक विल बी टुडे फायर इंश्योरेंस. ठीक है, फायर इंश्योरेंस क्या होता है देखिए हम पहले ही बता चुके बेटे. फायर यानी कि आग. ठीक है, अगर आप अपनी वस्तु को, अपने गुड्स एंड सर्विसेज को आग लगने से बचाना चाहते हो, ठीक है, और आप चाहते हो आपको नुकसान ना हो, तो आप क्या कराओगे, बेसिकली अपना फायर इंश्योरेंस आप करा कर रखेंगे अपना. ठीक है, आग बेटे एक ऐसी चीज़ है जब तक ना फैले तब तक ना फैले. एक बार फैलने के बाद सब कुछ खाक में मिला देती है, एशेज में बदल देती है और आँख में बदल देती है सब चीज़ों को. तो इसीलिए अपने बेटे रिस्क को इग्नोर करने के लिए, रिस्क को एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फायर इंश्योरेंस कराना पड़ता है. आपको पता है फायर इंश्योरेंस में होता क्या है. ठीक है, जो इंश्योर्ड होता है बेटे वो प्रीमियम पे करता है. ठीक है, टू द इंश्योर कंपनी को. ठीक है, उस प्रीमियम के बदले, ठीक है, कंपनी जो उसका इंश्योरेंस करती है आग लगने की दशा में, कंपनी जो कंपनसेशन है वो उसे पे करती है. ठीक है, इंश्योर्ड को. तो ये होता है आपका फायर इंश्योरेंस. तो देख लीजिए, फायर इंश्योरेंस मींस एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट. तो बेटे डेफिनेटली इट्स एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, in which the insurance company in exchange of a fixed premium, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, फिक्स प्रीमियम के एक्सचेंज में यानी कि फिक्स प्रीमियम के बदले में promise the insured to compensate its property if it is damaged by the fire. तो बेटे ये होता है फायर इंश्योरेंस की जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होती है इंश्योर्ड के साथ. ठीक है, और एक फिक्स प्रीमियम के बदले वो इसे प्रॉमिस करती है टू पे द कंपनसेशन इफ हिज गुड्स इज डैमेज ड्यू टू फायर. अगर फायर की वजह से, फायर के रीज़न की वजह से आपका गुड्स जल गया है, ख़राब हो गया है, बेकार हो गया है, तो कंपनी क्या करती है, आपको कंपनसेशन पे कर देती है. तो ये था आपका फायर इंश्योरेंस. देखिए फीचर क्या है इसके. सबसे पहले रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट बेटे. इंश्योरेंस के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं सभी रिटर्न फॉर्म में होते हैं, चाहे वो LIC हो, मेराइन इंश्योरेंस हो, थेफ्ट इंश्योरेंस हो या फायर इंश्योरेंस क्यों ना हो. तो एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होता है बेटे दोनों पार्टियों के बीच. ठीक है, इसमें इंश्योर्ड और इंश्योरर दो पार्टियां होती हैं. इंश्योर्ड बेटे प्रीमियम पे करता है, इंश्योरर आपका इंश्योरेंस करती है, और अगर लॉस होने पर वो आपको उसका कंपनसेशन पे करती है. नेक्स्ट है टू पार्टीज. डेफिनेटली इंश्योरेंस बेटे एक ऐसी चीज़ है जो दो पार्टियों के बीच ही होता है. एक सिंगल पार्टी अपने आप से, सिंगल पार्टी कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद हिमसेल्फ. तो अपने आप से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. तो दो पार्टियां होती है, वन इज इंश्योर्ड एंड अनदर इज द इंश्योरर. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रीपेमेंट ऑफ सम अश्योर्ड इज नॉट नेसेसरी. बेटे LIC की तरह ये इन्वेस्टमेंट का जरिया नहीं होता, ये केवल प्रोटेक्शन का जरिया होता है बेटे. LIC में तो क्या होता था, आपने रुपए पे किए, प्रीमियम पे किया बेटे. ठीक है, आपकी डेथ हो जाए तो आपके एग्जीक्यूटर्स को मिल जाएगा. जो आपकी पीरियड्स होते हैं, जितनी पीरियड्स का LIC होता है उस पीरियड्स का अगर पूरा हो जाए तो फिर आपको अमाउंट मिल जाता है. ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है बेटे, आपने प्रीमियम तो पे कर दिया, प्रीमियम पे कर दिया, और प्रीमियम आपको एज अ कंपनसेशन के रूप में, कंपनसेशन के फॉर्म में कब मिलेगा, ओनली व्हेन योर गुड्स इज डैमेज. जब केवल गुड्स आपके डैमेज होंगे ड्यू टू फायर. ड्यू टू फायर, आग लगने से जब आपके गुड्स बेटे खराब होंगे तभी जाके आपको कंपनसेशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा. इसीलिए बोला गया है कि रीपेमेंट ऑफ सम अश्योर्ड नॉट नेसेसरी. ठीक है, आपका जो सम अश्योर्ड है वो वापस आपको मिलेगा, ये भूल जाइए. आग लगती है, माल बर्बाद होता है, डैमेज होता है तो आपको मिलेगा, अदरवाइज आपका जो प्रीमियम है वो, ठीक है, खत्म समझिए, कंपनी से ले लेगी. देखिए पीरियड्स ऑफ इंश्योरेंस. पीरियड ऑफ इंश्योरेंस जनरली बेटे 1 ईयर का होता है. ठीक है, 1 साल के लिए हम फायर इंश्योरेंस कराते हैं बेटे. ठीक है, 1 साल के लिए आप फायर इंश्योरेंस कराते हो. 1 साल में जो प्रीमियम होता है वो मंथली भी आप पे करते हो, 6 मंथली भी पे कर सकते हो, या वन टाइम प्रीमियम भी आप दे सकते हो. सीधा एक बार आपने प्रीमियम करा लिया, बस वो 1 साल के लिए आपका कवर हो गया. 1 साल के दौरान अगर आग से आपका, फायर से आपका गुड्स डैमेज होते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपको आपका कंपनसेशन पे करेगी, अदरवाइज फिर वो आप भूल जाइए बेटे. नेक्स्ट देखिए, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. इंडेमनिटी का क्या मतलब बताया था मैंने, क्षतिपूर्ति बेटे. क्षतिपूर्ति यानी कि नुकसान. तो ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो क्षति के केस में ही, नुकसान के केस में ही आपको
आपको कंपनसेशन मिलता है, बाकी वो किसी केस में नहीं मिलता। ठीक है बेटे, नुकसान इन द सेंस देखिए, आपने मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी 60,000 की वैल्यू थी बेटे, 60,000 की प्रॉपर्टी का आपने इंश्योरेंस कराया 50,000 का बेटे, और आपका लॉस हुआ है 30,000 का, तो इस तरह से 30,000 आपको पे कर दिए जाते हैं। और अगर मान लीजिए आपने 60,000 का इंश्योरेंस कराया लेकिन नुकसान आपका 55,000 का हो गया, तो भी बेटे कंपनी केवल आपको 50,000 ही पे करेगी। ये मैंने आपको बताया हुआ है, पहले भी समझाया हुआ है। तो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। जितना लॉस हुआ है, जितनी क्षति हुई है, उतना ही आपको पे होगा बेटे, उससे ज्यादा पे नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए ओनली प्रोटेक्शन एलिमेंट। तो बेटे LIC में तो हमने देखा था दो तरह के एलिमेंट मौजूद थे, प्रोटेक्शन एज वेल एज इन्वेस्टमेंट, बट लेकिन जो फायर इंश्योरेंस होता है यहाँ केवल एक एलिमेंट मौजूद है, दैट इज अ प्रोटेक्शन एलिमेंट। आप अपने गुड्स को सुरक्षित रख सकते हो, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि बेटे 1 साल बाद आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आपका गुड्स खराब होते हैं, ठीक है, आग से जलते हैं, तो आपको उसका कंपनसेशन मिलेगा, अदरवाइज आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो ओनली प्रोटेक्शन एलिमेंट यहाँ पर होता है, आप अपने गुड्स को सिक्योर कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो, बाकी कुछ आपको नहीं मिलने वाला। आगे है यूज द वर्ड ऑफ इंश्योरेंस। बेटे 2 वर्ड्स मैंने बताए थे, इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस। एश्योरेंस तो यूज होता था LIC के लिए, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के लिए, क्योंकि वहां आप अश्योर होते हो कि आपकी मनी आपको वापस जरूर मिलेगी, या तो डेथ के केस में, या फिर जो पीरियड्स होता है 20 ईयर्स का, उसके एक्सपायर होने के केस में। तो इसीलिए बेटे यहाँ पर अश्योर नहीं हो आपको। फायर इंश्योरेंस में क्या होता है, आग से आपका माल जला तो आपको बेटे कंपनसेशन मिलेगा, अदरवाइज आपको कोई कंपनसेशन नहीं मिलने वाला। इसीलिए यहाँ पर इंश्योरेंस वर्ड का यूज होता है, एश्योरेंस वर्ड का यूज LIC के साथ होता है, ध्यान रखना है आपको। आगे देखिए सरेंडर वैल्यू क्या होती है यहाँ पर, नील। सरेंडर वैल्यू क्या होती है, नील, क्योंकि अंत में अगर कुछ नहीं हुआ बेटे, कोई डैमेज नहीं हुआ, तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो जो सरेंडर वैल्यू होते हैं यहाँ पर क्या होते हैं, नील। तो इन्होंने कहा बेटे इन फायर इंश्योरेंस, इफ द फायर इंश्योरेंस पॉलिसी इज कैंसिल्ड बिफोर इट्स पीरियड ऑफ मैच्योरिटी, मैच्योरिटी से पीरियड से पहले अगर बेटे आपने कैंसिल भी कर दी ना पॉलिसी, तो भी आपको आग लगने के बाद भी कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, से आपने 1 ईयर का बेटे लिया था इंश्योरेंस, 8 मंथ तो आपने बेटे प्रीमियम पे किया, बाकी 4 मंथ्स आपने नहीं किया। 4 मंथ्स ना करने का मतलब है आपने जो अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी है उसे बेटे कैंसिल कर दिया। अब मान लीजिए 8 महीने तक आपने पे किया और 11 मंथ 11वें महीने में आग लग गई और आग से बेटे क्षतिपूर्ति हो गई, क्षति हो गई आपकी, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो पहले ही कैंसिल हो चुका है। आगे बेटे पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट, ये जो फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है बेटे, इसमें जो पर्सन इंश्योरेंस करा रहा है उसके करैक्टर का, ठीक है, उसके करैक्टर का बेटे पता लगाना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि कई लोग होते हैं जो धोखेबाजी धोखाधड़ी कर देते हैं। जैसे मान लीजिए बेटे आग वगैरह लगी नहीं, जानबूझकर आग लगा देते हैं। तो इसीलिए पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यहाँ सामने वाले के करैक्टर बेटा काफी डिफाइन करता है। जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो कभी भी एक ऐसे पर्सन का इंश्योरेंस नहीं करती जो बेटे खराब करैक्टर का है, बेकार करैक्टर है। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो क्षति ना होने पर भी जानबूझकर डेलिबरेटली अपने माल को आग लगा देते हैं ताकि इंश्योरेंस कंपनी से वो रुपया वसूल कर सके। तो इसीलिए बेटे हर इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, हर इंश्योरेंस कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले जांच पड़ताल करती है सामने वाले पर्सन के बारे में कि वेदर ही इज अ गुड कैरेक्टर और नॉट। ठीक है, और बेटे ऐसा भी नहीं होता कि जो इंश्योरेंस एक पर्सन ने कराया और इंश्योरेंस कराने के बाद वो किसी और पर्सन को ट्रांसफर कर दे जो कि कैरेक्टरलेस पर्सन है, जो अपना बेटे, ठीक है, खुद माल को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसे में भी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वॉइड हो जाता है। तो इसीलिए इसमें कहा जाता है कि पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट में सामने वाले के कैरेक्टर को बड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। देखिए एक बार टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी और देख लेते हैं कि कितने तरह के अलग अलग इसके टाइप्स होते हैं। देखिए बेटे, ठीक है, सबसे पहला टाइप होता है फायर इंश्योरेंस पॉलिसी का एवरेज पॉलिसी। तो इसमें बेटे एवरेज निकाली जाती है। एवरेज किसकी, अब देखिएगा, एवरेज ऑफ सम अश्योर्ड एंड एवरेज ऑफ सम नॉट अश्योर्ड, यानी कि जितने का आपने इंश्योरेंस कराया है और जितने का इंश्योरेंस नहीं कराया, उन दोनों का रेशो या उन दोनों की एवरेज ली जाती है, ठीक है, कंपनसेशन बताने के लिए। फॉर एग्जांपल देखिए बेटे, गुड्स की वैल्यू थी 60,000, गुड्स की वैल्यू कितनी थी 60,000। यहाँ पे मैं एग्जांपल ले देता हूँ, आपने इंश्योरेंस कराया केवल 40,000 का, कितने का, 40,000 का। अब देखिए आपको एवरेज किसकी लेनी है, एवरेज लेनी है सम अश्योर्ड एंड सम नॉट अश्योर्ड। तो आपने कितने का कराया है, 40,000 का कराया, और कितने का नहीं कराया, 20,000 का आपने
इंश्योरेंस नहीं कराया, रेशो आपका आ गया 2:1। ठीक है बेटे, 2:1। तो अगर आपका लॉस होता है, से फॉर एग्जांपल 30,000 रुपए का लॉस होता है, तो 30,000 के लॉस में कितना कंपनी पे करेगी बेटे? ठीक है, कंपनी कितना पे करेगी? जितना आपने इंश्योरेंस कराया हुआ है 40,000 के हिसाब से, यानी कि 30,000 मल्टीप्लाइंग बाय 2/3 20,000 आपका आ जाएगा। तो कंपनी विल पे ओनली ₹20,000। तो ये थी आपकी एवरेज पॉलिसी। तो बेटे इस एवरेज पॉलिसी में हम एवरेज निकालते हैं। किसकी एवरेज निकालते हैं? अमाउंट ऑफ सम अश्योर्ड एंड अमाउंट ऑफ सम नॉट अश्योर्ड। तो 60,000 के गुड्स में केवल 40,000 आपने अश्योर्ड कराए, तो 40,000 अश्योर्ड हुए, 20,000 अश्योर्ड नहीं हुए। 40 और 20 का हमने लिया रेशो जो किया है 2:1। लॉस हो गया 30,000 का। 30,000 का कंपनी किस रेशो में पे करेगी? 2/3, यानी कि 20,000 की वैल्यू कंपनी आपको पे करेगी। तो इस तरह से निकाला जाता है एवरेज पॉलिसी। नेक्स्ट है आपकी वैल्यूड पॉलिसी बेटे। ठीक है, वैल्यूड पॉलिसी। तो कई मटेरियल होते हैं, सम काइंड ऑफ गुड्स होते हैं बेटे, जिनकी वैल्यू इज नॉट मेजरेबल। तो उनकी वैल्यू बेटे निकालना संभव नहीं हो पाता, उनकी वैल्यू को जज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब इस केस में किस तरह कंपनी कंपनसेशन पे करे? तो बेटे इस केस में होता क्या है, जो इंश्योर्ड कंपनी है और जो इंश्योर्ड है और इंश्योरर कंपनी है आपस में मिलकर बैठते हैं, दोनों आपस में डिस्कस करने के बाद बेटे एक वैल्यू पर पहुंचते हैं, जिस वैल्यू को फाइनली वैल्यू माना जाता है कि अगर लॉस हुआ, लॉस बाय फायर होता है, तो हम इस वैल्यू को पे करेंगे। तो ये होते बेटे वैल्यूड पॉलिसी। ठीक है, इसमें बताया हुआ है आपको कि फॉर सच प्रोडक्ट हुज वैल्यू कैन नॉट बी डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ इंक्रेंस ऑफ द लॉस। तो बेटे जिनकी वैल्यू लॉस के समय हम नहीं निकाल पाते, तो ऐसे केस में होता क्या है, कंपनी और इंश्योर्ड पर्सन दोनों आपस में बैठते हैं। ठीक है, मिलकर बेटे एक वैल्यू पर पहुंचते हैं, और अगर आपका आग लग जाए, लॉस बाय फायर हो जाए, तो वो मेजरेबल वैल्यू, जो वैल्यू दोनों ने आपस में बैठकर डिसाइड की थी, उस वैल्यू का कंपनसेशन क्या करती है? कंपनी पे करती है। तो इसे हम कहते हैं वैल्यूड पॉलिसी। आगे देखिए स्पेसिफिक पॉलिसी बेटे, स्पेसिफिक पॉलिसी। अब स्पेसिफिक वैल्यू में जो कंपनसेशन होता है बेटे, ठीक है, वो एवरेज बेस पर पे ना करके, एवरेज बेस पर पे ना करके एक स्पेसिफाइड वैल्यू पर पे किया जाता है, स्पेसिफिक वैल्यू पर पे किया जाता है। फॉर एग्जांपल बेटे कंपनी के गुड्स थे 60,000 के, इंश्योरेंस लिया बेटे 40,000 का, ठीक है, लॉस बाय फायर हो गया 15,000 का। तो बेटे 15,000 का लॉस बाय फायर हुआ है, तो कंपनी पूरा का पूरा होल 15,000 एज अ कंपनसेशन आपको पे कर देगी। ये नहीं कि कंपनी पहले एवरेज निकाले कि भाई जितना सम अश्योर था, जितना नॉट अश्योर था, इस वाले मेथड की तरह नहीं है ये बेटे। यहाँ स्पेसिफिक पॉलिसी होती है, स्पेसिफिक अमाउंट होता है बेटे, जो कंपनी पे करेगी ही करेगी कंपनी। ठीक है बेटे, सामने वाले ने 40,000 तक का इंश्योरेंस कराया बेटे, तो 40,000 तक का अगर माल जलता है तो सारा का सारा अमाउंट कंपनी पे करेगी ही करेगी। जैसे मैंने बताया 15,000 जले बेटे, तो अब यहाँ कोई एवरेज निकालने की आवश्यकता नहीं है, कंपनी सीधा स्ट्रेट अवे आपको 15,000 पे कर देगी। तो ये होती है आपकी स्पेसिफिक वैल्यू, यानी जितने का लॉस हुआ है कंपनी उतना ही पे करेगी, कोई एवरेज पॉलिसी यहाँ नहीं निकाली जाती। आगे देखिए ओपन और फ्लोटिंग पॉलिसी। ओपन या फ्लोटिंग पॉलिसी कब अप्लाई है? देखिए when goods are being used daily and constant change in the quantity। तो बेटे ऐसे गुड्स जो डेली यूज होते हैं और उनकी क्वांटिटी लगातार अप एंड डाउन बदलती रहती है, कभी 100 क्वांटिटी हमने ऑर्डर कर दी, कभी 50 कर दी, कभी 150 कर दी, कभी 200 कर दी, डिपेंड ऑन इट्स यूज, डिपेंड ऑन इट्स डिमांड। तो बेटे डिमांड, जो उन गुड्स की बेटे डिमांड कभी ज्यादा कभी कम रहती है, तो उन गुड्स की क्वांटिटी बेटे डेली यूज होती है, और साथ ही साथ उनमें जो चेंज होता है क्वांटिटी में, वो भी लगातार होता रहता है। तो ऐसे केस में हम क्या लेते हैं? फिर ओपन या फ्लोटिंग पॉलिसी लेते हैं। इंश्योरेंस इज टेकन फॉर ए फिक्स्ड वैल्यू। तो बेटे एक फिक्स्ड वैल्यू का, फिक्स्ड अमाउंट का इंश्योरेंस लिया जाता है बाय पेइंग द प्रीमियम। तो ये होता है आपका क्या? फ्लोटिंग। इफ देयर इज एनी डैमेज ऑफ द गुड्स कीप्ड इन गोडाउन, तो बेटे गोडाउन में रखे हुए अगर कोई गुड्स आपके डैमेज होते हैं एंड ड्यूली इंश्योर्ड, देन द इंश्योरेंस कंपनी विल कंपनसेट फॉर द लॉस। तो ये सिंपल सा बेटे, ऐसे गुड्स जो डेली नेचर के होते हैं और साथ ही साथ जिनकी क्वांटिटी लगातार चेंज होती रहती है, तो आप उसका इंश्योरेंस करा सकते हो बाय पेइंग अ फिक्स्ड वैल्यू बाय फिक्स्ड प्रीमियम। बेटे वैल्यू फिक्स्ड होती है, जैसे 20,000 का आपने इंश्योरेंस कराया, ठीक है, तो गोदाम में रखे बेटे माल जल गए, तो कंपनी क्या करेगी? आपको 20,000 का कंपनसेशन ही पे करेगी, ठीक है, बाकी कंपनसेशन आपको पे नहीं करेगी। तो ये ओपन या फ्लोटिंग पॉलिसी होती है, जिसे कोई भी कंपनी ले सकती है बेटे, जो गुड्स डेली नेचर के या फिर जिनकी क्वांटिटी जल्दी चेंज होती है उन टाइप्स में। आगे देखिए कंप्रीहेंसिव। कंप्रीहेंसिव यानी कि संक्षिप्त बेटे, जिसमें सारी चीजें कवर हो जाए, कंप्रीहेंसिव पॉलिसी। तो इस कंप्रीहेंसिव पॉलिसी में बेटे फायर, अर्थक्वेक,
ठीक है, भूकंप से अगर कोई नुकसान होता है तो वो, थेफ्ट, ये सारे बेटे सारे इंसिडेंट्स कवर हो जाते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है, ठीक है। तो अंडर दिस पॉलिसी द इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड कवर अगेंस्ट एनी रिस्क। तो बेटे कोई भी रिस्क आपका राइज हो जाए, चाहे वो आग को लेकर, भूकंप को लेकर या चोरी को लेकर, अगर कोई नुकसान होता है बेटे तो उसको लेकर कंपनी आपको क्या करेगी, प्रॉमिस करती है कंपनसेशन पे करने की। तो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी हो गई, इसमें तीनों चीजें कवर हो जाती है। स्टूडेंट्स देखिए, छठे नंबर की पॉलिसी होती है आपकी एडिशनल रिस्क पॉलिसी। एडिशनल रिस्क पॉलिसी, तो बेटे यहाँ कंपनी करती क्या है, बेसिकली 2 इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करती है। 2 इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है, 2 इंश्योरेंस कराते हैं बेटे। अब 2 इंश्योरेंस किस वे में, देखिए आपके गोदाम में गुड्स रखे हुए बेटे, गुड्स की कुछ लिमिटेड क्वांटिटी आपने रखी हुई है, तो जब वो गुड्स बेटे उस लिमिटेड क्वांटिटी के लिए तो फर्स्ट इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी ने खरीद ली, ठीक है भाई। गुड्स की मान लीजिए कंपनी ने 1000 क्वांटिटी का इंश्योरेंस कराया हुआ है, तो 1000 क्वांटिटी रखी है, उसके लिए आपने फर्स्ट इंश्योरेंस पॉलिसी आपने परचेस कर ली। अब सोच के देखिए, बाई चांस कंपनी के गोदाम में इन 1000 से गुड्स बढ़कर 2000, 2500 या 5000 हो जाते बेटे, तो उस बाकी जो रिमेनिंग 4000 क्वांटिटी हो गई, उसके लिए आपको सेकंड इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी पड़ती है। तो ये होते बेटे एडिशनल रिस्क पॉलिसी। तो इसमें मैंने बता दिया, 2 इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करती है। फर्स्ट इंश्योरेंस पॉलिसी में बेटे मिनिमम स्टॉक जो कैप्ट रखा हुआ होता है गोदाम के अंदर, उसके लिए कराया जाता है। उस मिनिमम स्टॉक से क्रॉस कर जाती है हमारी क्वांटिटी, तो उसके लिए बेटे सेकंड पॉलिसी आपको परचेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो बेटे फर्स्ट पॉलिसी को हम कहते हैं ओरिजिनल रिस्क पॉलिसी। जो फर्स्ट पॉलिसी आपने कराई ना, वो कहती है ओरिजिनल रिस्क पॉलिसी, और जो सेकंड पॉलिसी आपने कराई वो कहलाती है एडिशनल रिस्क पॉलिसी। तो ओरिजिनल पॉलिसी और एडिशनल रिस्क पॉलिसी। आगे देखिए कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। कॉन्सिक्वेंशियल, अब इसमें होता क्या है बेटे, जो इंश्योर्ड होता है, इंश्योर्ड जो होता है ना, जिस पर्सन ने बेटे क्या लिया है, ठीक है, इंश्योरेंस लिया है, उसे बेटे not only damage goods but also other loss arise due to fire is also covered। तो बेटे कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी में आग से जो गुड्स आपके जले हैं उसका तो लॉस आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसका तो लॉस आपको कंपनसेशन मिलेगा ही मिलेगा। उस आग की वजह से, उस फायर की वजह से जो और कोई और लॉस भी हुआ है बेटे प्रोड्यूसर का, तो वो लॉस भी कवर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए बेटे, एक गोदाम में आग लग गई, आग से माल जल गया बेटे, माल की हानि हो गई। इस माल की हानि होने कारण बेटे 1 हफ्ते तक गोदाम बंद पड़ा रहा, शट डाउन पड़ा रहा। तो कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी में होगा क्या, कंपनी उस डैमेज, उस फायर से जले हुए माल का रुपया तो पे करेगी, साथ ही साथ जो 7 दिन फैक्ट्री लॉकडाउन रही जिसके कारण काम नहीं हो पाया, उसका लॉस भी क्या करती है कंपनी कवर करेगी। उसका बेटे जो एक्स्ट्रा लॉस है वो भी कंपनी आपको पे करेगी। तो ये था बेटे आपका कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। तो ये होता है बेटे स्पेशल पॉलिसी होती है जिसमें नॉट ओनली द एक्चुअल डैमेज बट आल्सो एनी अदर लॉस अराइजिंग आउट ऑफ दैट डैमेज इज आल्सो कवर्ड। तो बेटे जो दूसरा लॉस होता है वो भी कवर किया जाता है। आग से जो हानि हुई है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, और आग के कारण जो आपका गोदाम बंद पड़ा रहा कई दिनों तक बेटे, उसका लॉस भी आपका कवर किया जाएगा। आगे देखिए रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी। रीस्टेटमेंट का मतलब होता है पुनर्स्थापन। पुनर्स्थापन यानी कि अगर बेटे माल आपका जल गया, फैक्ट्री आपकी जल गई, तो उसे पुनर्स्थापन करने में जो रुपया चाहिए होता है बेटे, तो इंश्योरेंस कंपनी वो रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी का कंपनसेशन आपको पे करेगी। कई बार बेटे गोदाम पूरा जल जाता है जिसके कारण से, ठीक है, फिर से स्टार्ट करना पड़ता है, फिर से नए सीरीज से सारे काम करने पड़ते हैं, तो उसके अंदर बेटे ये रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी आती है जो कि कवर आपको करती है। ब्लैंकेट पॉलिसी है नेक्स्ट आपकी, देखिए व्हेन ए सिंगल इंश्योरेंस पॉलिसी इज टेकन फॉर बोथ फिक्स्ड एंड करंट असेट्स। तो बेटे ब्लैंकेट पॉलिसी में होता क्या है, फिक्स्ड असेट्स के एग्जांपल आपको पता होंगे बेटे, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, फर्नीचर आपका हो गया फिक्स्ड असेट्स, और हो गया आपका करंट असेट्स। करंट असेट्स में आपके आते हैं गुड्स जो आपके रखे हुए हैं, तो गुड्स बेटे। तो जब एक कंपनी एक सिंगल पॉलिसी खरीदती है फिक्स्ड असेट्स और करंट असेट्स के लिए, तो वो कौन सी पॉलिसी कहलाती है, ब्लैंकेट पॉलिसी कहलाती है। लास्ट है आपका ट्रांजिट पॉलिसी। ट्रांजिट का मतलब बेटे सफर करना, जर्नी के दौरान हुआ लॉस। तो ट्रांजिट पॉलिसी में होता क्या है, जर्नी के दौरान हुए लॉस को कंपनी कवर करती है और आपको कंपनसेशन आपका पे करती है।